उसके अलावा ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, धातुओं से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इनके जलीय विद्युत अच्छे चालक होते हैं। और उसमें हमने बताया था कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, जल की मात्रा कम हो, सांद्र, और तनु अम्ल है जिनमें जल ज़्यादा हो, अम्ल कम हो, वो तनु कहलाता है। इसके अलावा हमने प्रबल और दुर्बल की भी बात की थी। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। प्रबल का मतलब जो अम्ल पूर्णतया जल में घुलने पर आयनित हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे हो गए प्रबल अम्ल। और दुर्बल जो पूर्णतया आयनित नहीं होते, कुछ बच जाते हैं, इसलिए वे हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, कम देंगे। ठीक है। और इसमें हमने बताया 3 अम्ल हैं, एक HCl, एक HNO3 और एक H2SO4। ये 3 ही अम्ल है, प्रबल है। क्योंकि ये खनिजों से प्राप्त होते हैं, इन्हें खनिज अम्ल भी कहते हैं, मिनरल एसिड भी कहते हैं। और ये खतरनाक होते हैं, इन्हीं को तेजाब कहते हैं। इनमें छूना और चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये जला देते हैं, संसारक होते हैं। दुर्बल अम्ल ये वानस्पतिक अम्ल होते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, उनके बीजों में होते हैं, जिसे ये खाए जाते हैं। ठीक है। जैसे दही में होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। उसके अलावा अगर आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल होते हैं और इन्हें खाया भी जा सकता है। एक और चीज होता है आपको कि जो अम्ल होते हैं ये जब जल में घुलते हैं, उदाहरण के लिए HCl को हम अगर जल में घोलें तो ये हाइड्रोजन आयन देगा प्लस क्लोराइड आयन देगा। ठीक है। लेकिन ये आयन जल में घुलने पर स्वतंत्र रूप से नहीं रहते। फिर से सुन लो, जब भी किसी अम्ल को जल में घोला जाता है, उसका जलीय विलयन जाता है, तो सबसे पहले वो आयन बनता है। धन आयन बनेगा तुम्हारा हाइड्रोजन आयन और ऋण आयन बनता था क्लोराइड आयन। ठीक है। लेकिन ये आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते, तो क्या करते हैं, ये आयन इस जल के अणुओं से क्रिया कर लेता है, और H3O, जो H2A H है, H3O प्लस, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसलिए इसे H प्लस लिखना अपने आप में क्या है, गलत है। हम लिख देते हैं वैसे, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं रहते। तो या तो लिखो H प्लस और आगे करो ये Q, यानी कि जल में घुला हुआ, या तो ऐसे लिखे या फिर H3O प्लस लिखे। तो चाहे कोई भी अम्ल हो, उसे जब जल में घोलेंगे और हाइड्रोजन आयन बनते हैं, तो जैसे HNO3 जल में घुला तो H आयन प्लस नाइट्रेट आयन, क्योंकि H बन गया ये वाला और NO3 हो गया ये वाला, और ये H आयन फिर इससे क्रिया करेंगे और क्या बनेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो आर्हेनियस की जो परिकल्पना थी अम्लों के बारे में, वो ये थी कि जो पदार्थ जल में घुलने पर H आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसे अम्ल भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते, जबकि वो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इसका मतलब आर्हेनियस की परिकल्पना अम्ल और क्षारों के लिए पर्याप्त नहीं है, आज हम चलेंगे दूसरी परिकल्पना जो 2 वैज्ञानिक थे, ब्रांस्टेड और लोरी की परिकल्पना। इन्होंने भी अम्ल क्षार को ऐसे जो है जो हाइड्रोजन देते हैं, इनके अनुसार अम्ल जो है वह प्रोटॉन दाता होता है, जबकि जो क्षार होते हैं वे होते हैं प्रोटॉन ग्राही। आप जानते हो एक परमाणु में केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए अम्ल जो है वो प्रोटॉन दाता और क्षार जो है प्रोटॉन ग्राही। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, when we dissolve an acid in the
produce H ion and negative ion Cl ion. These H ion are not frequently existed in water. These are not frequently existed in water, but they react with water molecule and make a hydrogen ion. Hydrogen ion. But all the acids, there are some acids also which are not produced H ion, but they behave like acids, like an acids. So a new hypothesis which is presented by Bronsted and Lowry. According to them, acids are proton donor, and bases, ये एसिड है और ये बेस है, बेसेस आर प्रोटॉन रिसीवर या एक्सेप्टर. Those compounds which receives proton are called base, and those compounds which donate protons are called acid. For example देखो, माना कि एक अम्ल है और यह B क्षार से क्रिया कर रहा है. B किसे कर रहा है? क्षार से क्रिया कर रहा है. दो यौगिक है, ठीक है. अब हमें नहीं पता ये अम्ल क्षार है, ठीक है. तो जब ये क्रिया करते हैं तो ये क्या करता है? अपना प्रोटॉन दे देगा. अब आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन को ही प्रोटॉन कहते हैं. हाइड्रोजन आयन को ही क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं. बस कहने का तरीका है. पहले हमें लगा H आयन देते हैं, यहाँ करें प्रोटॉन देता है, क्योंकि प्रोटॉन संगम होता है, कई जगह H आयन नहीं होते हैं. और वास्तव में देखा जाए तो हाइड्रोजन आयन को ही प्रोटॉन कहते हैं. Ha प्लस B इज इक्वल टू, ये बन जाएगा तुम्हारा Hb प्लस A माइनस. Ha जो पहले था, रिएक्शन से पहले, क्रिया से पहले, वो बदल गया आपका A माइनस में. अर्थात इसने H को खो दिया यानी डोनेट कर दिया. तो इसका मतलब H आयन क्या है? प्रोटॉन. इसने प्रोटॉन दिया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? अम्ल या एसिड की तरह. और ये बन गया कॉन्जुगेट क्षार, कॉन्जुगेट बेस, अर्थात संयुग्मी क्षार बन गया. संयुग्मी क्षार. ध्यान से सुने, जब दो पदार्थ क्रिया करते हैं जैसे Ha और B, तो इस Ha ने H को खो दिया, यानी प्रोटॉन को खो दिया. किसमें बदले? खाली A में. प्लस भाग खो दिया, माइनस भाग है, ठीक है. इसने खोया तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा. इट बिहेव्स लाइक एन एसिड बिकॉज इट डोनेट्स और लूज हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन, एंड इट फॉर्म्स कॉन्जुगेट बेस, यानी संयुग्मी क्षार बनता है. और जिसको रिसीव किया, पहले अकेला B था, उसमें H जुड़ गया. इसने यहाँ पर क्या किया? H यानी प्रोटॉन को रिसीव किया है, प्राप्त किया है, रिसीव किया है या लिया है, ठीक है. इसका मतलब ये इसने बेस की तरह कार्य किया है या क्षार की तरह कार्य किया है, और ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड. कॉन्जुगेट एसिड यानी कि जो अम्ल था वो संयुग्मी क्षार, और जो क्षार था वो संयुग्मी अम्ल बन गया. संयुग्मी अम्ल. तो इसमें एक दो सही शब्द आ गए हैं संयुग्मी. जैसे Ha किसमें चेंज हो गया? A माइनस. तो ये हो गया तुम्हारा अम्ल संयुग्मी क्षार. अम्ल संयुग्मी क्षार अर्थात एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस. और दूसरा जो था B, ये किसमें बदल गया? Hb प्लस में बदल गया. इसमें बदल गया. ये बन गया, ये था तुम्हारा बेस यानी क्षार, बेस था, ये चेंज हो गया किसमें? संयुग्मी अम्ल में. संयुग्मी अम्ल में अर्थात कॉन्जुगेट एसिड में. इस तरह से ये अम्ल संयुग्मी क्षार और क्षार संयुग्मी अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं. तो कुल मिलाकर इस उदाहरण को देखने मतलब है कि जो रासायनिक क्रिया के दौरान प्रोटॉन त्यागता है वो अम्ल कहलाता है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षार कहलाता है. और जो अम्ल था वो संयुग्मी क्षार में मिल जाता है, और जो क्षार था वो संयुग्मी अम्ल में. ये तो एक नकली उदाहरण था. असली उदाहरण देखें, असली उदाहरण देखें.
H2O जल प्लस NH3 अमोनिया, ठीक है। अब H2O ने H को खो दिया तो ये बच गया OH माइनस, क्योंकि अगर गौर से उसको तोड़ोगे तो ये H आयन प्लस OH आयन से बनता है। अब इसने H को खो दिया, H प्रोटॉन, H को ही प्रोटॉन कहते हैं, ये है प्रोटॉन दाता। इसका मतलब जो जल है वो अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। ध्यान रहे, जल अम्ल नहीं होता परंतु अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर जल अम्ल होता हम जब पीते क्यों, पिलाते क्यों, वो अम्ल नहीं है, परंतु यहाँ पर वो अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। उसने प्रोटॉन या हाइड्रोजन खोया है और किसमें बदल गया, वो OH बदल गया, यानी संयुग्मी क्षार में बदल गया, संयुग्मी क्षार में बदल गया। दूसरी ओर NH3 ने इस H को ले लिया, इसको ले लिया, ये बन गया NH4। ये तीन थे ही, ये हो गया 4 NH4, तो ये बदल गया। इसलिए प्रोटॉन लिया, H आयन या प्रोटॉन को ग्रहण किया, रिसीव किया, ठीक है। तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की। तो ये क्या बन गया, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल अर्थात कॉन्जुगेट एसिड, और ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ जाएगा, फिर से बता रहा हूँ, H2O प्लस NH3, H2O को अगर हम तोड़ते हैं तो वह H आयन प्लस OH, H आयन को ही प्रोटॉन कहते हैं, तो इसको खो दिया, क्या बच गया OH, तो HO2O चेंज इनटू OH, चेंज इनटू OH, अर्थात इसने जब प्रोटॉन की खोया है तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा इस परिकल्पना के अनुसार, क्योंकि जो पदार्थ प्रोटॉन त्यागता है वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है और खुद संयुग्मी क्षार में बदल जाता है। और दूसरी ओर NH3 जिसने प्रोटॉन लिया वो NH4 लिया, इसलिए क्षार की तरह व्यवहार किया और ये बन गया संयुग्मी अम्ल। इस तरह से इनका युग्म क्या बन गया, H2O OH माइनस, ये H2, ये अम्ल संयुग्मी क्षार, और दूसरी ओर NH3 ये क्षार की तरह बेस की तरह है, ये बन गया NH4 प्लस, तो ये होगा एसिड कॉन्जुगेटेड बेस और ये होगा बेस कॉन्जुगेटेड एसिड, यानी कि ये होगा क्षार और ये होगा संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, और ये था अम्ल और ये होगा संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार, ठीक है। तो ये उन अम्लों के लिए। अच्छा, एक चीज और है, हमें यहाँ पर ये नहीं देखना कि ये H2 है, यहाँ पर अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ये हमेशा अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ पर ये ग्रहण करता है, इसलिए ये देखना है कि समीकरण में पदार्थ बदल सकता है। यहाँ पर H2O प्रोटॉन दाता है तो वह अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, और NH3 प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, वो क्षार की तरह क्या कर रहा है। लेकिन दूसरे उदाहरण में देखो, दूसरे उदाहरण में देखो, H2O प्लस HCl इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या करता है, H आयन प्लस Cl आयन और इसको त्यागता है, तो ये बन जाता है Cl माइनस। यहाँ पर कौन त्याग रहा है भाई, HCl प्रोटॉन त्याग रहा है और किसमें बदल रहा है, Cl, इसका मतलब ये अम्ल है, अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, और ये बन गया संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार, यानी ये एसिड था और ये बन गया आपका कॉन्जुगेट बेस। और दूसरी ओर उस H को इसने ले लिया, क्या बन गया ये H3O प्लस, H3O प्लस, ठीक है जी, ठीक है। इसने प्रोटॉन या H आयन को ले लिया, रिसीव किया, ठीक है। तो ये बन गया आपका बेस और ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड अर्थात संयुग्मी अम्ल, ये संयुग्मी क्षार और ये संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल की तरफ गया। तो यहाँ पर H2O बेस की तरफ कार्य कर रहा है और इस उदाहरण में H2O अम्ल तरफ, यानी कि समीकरण देखना पड़ेगा कि कौन प्रोटॉन त्याग रहा है। यहाँ पर ये प्रोटॉन त्यागता है तो अम्ल की तरफ व्यवहार, यहाँ प्रोटॉन ग्रहण करता है तो ये क्षार की तरफ व्यवहार करता है। अर्थात ये उन अभिक्रियाओं के लिए है जहाँ प्रोटॉन को त्यागा जाता है या प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन के कम होने और ज्यादा होने से, यहाँ पर जैसे कम हो रहा है तो अम्ल की तरफ और ज्यादा हो रहा है तो क्षार की तरफ, यहाँ पर कम हो
लुईस परिकल्पना अनुसार जो इलेक्ट्रॉन सार युग्म, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है या दाता है वो सार कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता सार, यानी वन हु डोनेट्स और लूज इलेक्ट्रॉन पेयर is called base, according to Lewis hypothesis. One who donates or lose electron pair is called base, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या खोने वाला सार कहलाएगा। और वन हु गेन्स, जो प्राप्त करेगा, गेन्स माने मतलब प्राप्त करना, ग्रहण करना, जो इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करेगा या प्राप्त करेगा उसे कहेंगे अम्ल, अर्थात एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। अब कैसे? एक उदाहरण देख लो। BF3 बोरोन टेट्राफ्लोराइड प्लस NH3 अमोनिया। अमोनिया में एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? बिना रिएक्शन के होता है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है। तो BF3 प्लस NH3, BF3 प्लस NH3, ठीक है। तो जब ये इसको रख देगा तो ये बन जाता है F3B, इसको हमने उल्टा लिख दिया, F3 को पहले B को बाद में, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये NH3 लिख दिया। तो NH3 ने इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को इसको दे दिया, बोरोन को दे दिया। अब ये देने वाले हैं, ठीक है, इसका ये हो गया क्षार और ये हो गया अम्ल। क्या बन गया? अम्ल। और जो ये बॉन्ड बन रहा है ये बन गया उपसह संयोजक बंध बन गया। ध्यान से सुनना। आप सोचेंगे कि NH3 कहाँ से आ गया सर? आपको पता है N नाइट्रोजन 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2/5, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो नंबर एटॉमिक शेल का फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 5, एंड हाइड्रोजन के पास केवल 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब नाइट्रोजन रिएक्शन करता है, इन 5 का करेंगे हमें 1, 2, 3, 4 और 5, और हाइड्रोजन है 3, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद एक ही ऑर्बिट है तो उसको 2 चाहिए इमेजिन, जिसके बाद एक इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, तो 1 और 2, ये भी 1 और 2, फिर 1 और 2 हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यही वो 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देता है? वो बोरोन को देता है। अब बोरोन का कितना होता है बताओ आपको? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन का होता है 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी, फिर बोरोन का 5, 2 और 3, और फ्लोरीन का होता है 9, 2 और 7। अब बोरोन 1 है, तो बोरोन 1 है, इसके अंत में 3, 1, 2 और 3, ठीक है। और फ्लोरीन के कितने हैं? 7। तो फ्लोरीन 1 और 3 है, ये 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, और इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, एक किसी ने बोरोन से इसका पूरा हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एक बोरोन से ले लिया, और कितने हो गए? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। अब इसने एक इससे लिया, तो ये इसको ले भी लेगा, एक लिया, एक दिया, एक लिया, एक दे दिया, एक लिया, एक दिया। अब बोरोन के कितने हो गए भाई? 2, 2, 4, 2, 6, 2 कम पड़ रहे हैं 8 के, ये 2 ले लेगा वो से, एक इसे, एक से ले लेगा, एक ले लेगा। अगर आप बोरोन को यहाँ नीचे देते तो ये 2 से ले लेगा, इसे ये ले लिया बोरोन। तो लुईस परिकल्पना में वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या डोनेट करते हैं वो क्षार या बेस कहलाते हैं। वन हु डोनेट्स और लूज इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड बेस, एंड जिन्हें
है। वन हु गेन्स इलेक्ट्रॉन पेयर और प्राप्त करता है उसे कहते हैं अम्ल। जैसे BF3 अम्ल क्यों है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और NH3 दे रहा है, ये क्षार की तरफ हो जाता है। चूंकि देने वाली चीज दिया तो नहीं है, ये एरो लगता है, अर्थात नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में उपसह संयोजक बल बनता है। और दूसरी भाषा में कहें तो वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले पदार्थ वो किसी तरह कार्य करते हैं, क्षार की तरह। ठीक है। Those who have less number of electrons behave like an acid, और those who have excess of electron, यहाँ पर कमी है और यहाँ पर है एक्सेस, वो कहलाते हैं दूसरा बेस या क्षार की तरह। ठीक है। उसी तरह जैसे अब हमने बताया था कि BF3 क्या था, अम्ल था। ठीक है, ये BF3 हो गया, AlCl3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा अब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ठीक है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैग्नीशियम आयन इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये सब किसकी तरह हो गए, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हो गए। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, H2O, इसमें दो बिंदु होंगे ऐसे, ये यहाँ पर क्या करेगा, क्षार की तरफ डालेगा, या Cl- या सल्फाइड -2, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये क्षार की तरफ कार्य करेंगे। अब H2 ऐसा कैसे भाई, O का होता है 8, 2 और 6, और H का होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, और हाइड्रोजन में 1 होता है। तो ऑक्सीजन जब जल बनाता है तो ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, अंत में 6, 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5 और 6। तो हाइड्रोजन को जो अपना अष्टक पूरा करना है तो केवल 2 से पूरा हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 2 हो जाते हैं, हो गया। और इसके बाद 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी 1, 2, 3, 4, जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये चाहे तो किसी के साथ और बॉन्ड बना सकता है, ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। क्लोराइड में है 2, 8, 7 होते हैं, यहाँ 2, 8 हो गए, एक एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले क्षार क्योंकि ये दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले अम्ल क्योंकि ये ले सकते हैं। इस तरह से ये हो गया। अब आ जाओ क्षार। क्षारों के गुण, एक बार अम्ल के गुण ढंग से पढ़ लिए तो क्षारों के गुणों में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्षार या बेस, पहला पॉइंट, पहले परिभाषा, डेफिनेशन और परिभाषा किसके अनुसार, RNAS के अनुसार, क्योंकि आमतौर पर RNAS ही पूछा जाता है। वे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ और यौगिक जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्या देते हैं, दो सब्सटेंस और कंपाउंड्स which on hydrolysis give OH ions are called base. Those compounds or substance which on hydrolysis give OH ion are called base. अब आगे लक्षण या गुण, प्रॉपर्टीज। नंबर 1, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं। They are bitter in taste, कड़वे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं,
लाल लिटमस को नीला करते हैं। दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड को ब्लू में बदल देते हैं। तीसरा, सभी अम्ल सभी धातुओं से क्रिया करते हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन सभी क्षार ऐसा नहीं करते हैं। ध्यान देते हैं हम कुछ क्षार धातुओं से क्रिया करते हैं। ध्यान से सुना, कुछ क्षार धातुओं से क्रिया कर, ठीक है, लवण वो हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन सभी ऐसा करें जरूरी नहीं है। जैसे जस्ता धातु के साथ NaOH क्रिया करता है, NaOH करता है, ये बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2। लेकिन यह सभी धातुओं के साथ या यह धातु सभी क्षारों के साथ यही क्रिया करे जरूरी नहीं है। तो यहाँ कुछ क्षार धातुओं से क्रिया करने पर लवण देते हैं और हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। नंबर 4, क्षार जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। और वो एक ही बात थी, अम्ल क्षार से क्रिया करे तो लवण और जल, क्षार अम्ल से क्रिया करे तो लवण और जल बनाते हैं। और इस प्रकार से बना लवण उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण भी क्रिया कहते हैं, क्योंकि एकदम क्लियर कट बात है, अम्ल क्षार से क्रिया करे या क्षार, जैसे अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल, ठीक है। या मैं इसको लिखूं क्षार प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस जल, ठीक है। तो देखिए, क्या अम्ल क्षार से क्रिया करे या क्षार अम्ल से क्रिया करे, तो क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण उदासीन होता है, इसलिए इसको उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अर्थात एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, और बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। कोई सही करें तो ये होगा नंबर 1। स्वाद में कड़वे होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये लाल लिटमस को नीला करते हैं, दे टर्न रेड लिक्विड इनटू ब्लू। कुछ क्षार धातुओं से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। सम बेस रिएक्ट विद मेटल्स प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज H2 gas, and base react with acid makes salt plus water. This salt is neutral, so this is called neutralization reaction. Next point है नंबर 5, यहाँ इधर लिखें। 5 है कि क्षारों के जलीय विलयन, छूने पर चिकने होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं। If you dissolve any base into the water and make solution, this solution is slippery just like soap, छूने पर चिकने होते हैं। और अगला है क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, अर्थात the aqueous solution of base are the good conductor of electricity, उनमें से धारा प्रवाह होता है, ये वो धातु है। अब ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण। क्षार भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षार, उदाहरण नंबर 1 प्रबल क्षार अर्थात स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा दुर्बल क्षार वीक बेस। प्रबल क्षार मतलब जो क्षार जल में घुलने पर अधिक मात्रा में OH आयन देगा और पूर्णतः आयन देगा, वो प्रबल कहलाता है। और जो क्षार जल में घुलने पर पूर्णतः आयन नहीं होता और कम मात्रा में OH आयन देगा, वह दुर्बल कहलाता है, ठीक है। प्रबल क्षार के उदाहरण है नंबर 1 NaOH और नंबर 2 KOH। हालांकि ये भी है CaOH का वर्ड वाइज, ये भी प्रबल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इनके अलावा
जितने भी क्षार मिलेंगे वो सारे दुर्बल होंगे। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी शेष होंगे वो क्या हो जाएंगे, दुर्बल क्षार हो जाएंगे, क्योंकि ये अधिक मात्रा में घुल जाते हैं, अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं, और ये कम पूरे नहीं बोलते और यह कम मात्रा में OH आयन देते हैं।